वक्तव्य प्रदान करें। बाईसवें वसुंधरा सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री भूपेश बघेल जी, जिन्हें 22वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया जाना है, इस देश के सुविख्यात लेखक, कवि तथा जनजातीय विमर्श के लिए जिनकी पहचान है पूरे देश में, सम्माननीय श्री लीलाधर मंडलोई जी, सुप्रसिद्ध कवि पत्रकार श्री विष्णु नागर जी, जो इस समारोह को मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित करेंगे, पद्मश्री मदन चौहान जी, पद्मश्री भारती बंधु जी, इस सदन में उपस्थित वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किए गए वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकारगण, हमारे छोटे से आग्रह पर यहाँ उपस्थित मित्रों, लेखकों, पत्रकारों, संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन एवं लोक जागरण की मासिक पत्रिका कृति वसुंधरा का यह निरंतर 22वां आयोजन है। पिछले 20-22 वर्षों से हमारी कोशिश रही है कि यह सम्मान निरंतर तो रहे ही, साथ में गुणवत्तापूर्ण भी रहे। हम इस कोशिश में निरंतर बने रहेंगे। यहाँ हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तो सुनेंगे ही, श्री लीलाधर मंडलोई जी को सुनेंगे, श्री विष्णु नागर जी को सुनेंगे। यहाँ कृति वसुंधरा के अगस्त अंक का लोकार्पण करेंगे। कृति वसुंधरा छत्तीसगढ़ के जो बौद्धिक संपदा है उसको रेखांकित करने का काम हर महीने करती है। इस महीने जो अंक निकला है वह दुर्ग जिले की पाटन तहसील के ग्राम भरर में जन्मे हुए इस देश के सुविख्यात कथाकार विश्वेश्वर की कहानियों पर केंद्रित है। हम सब जानते हैं कि विश्वेश्वर हिंदी के वो लेखक हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ को राजनीतिक पहचान दी। मैं बहुत छोटी सी बात कहते हुए विष्णु नागर जी की एक छोटी सी कविता आपकी नजर करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, ये कविता है शोर। मेरे भीतर इतना शोर है कि मुझे अपना बाहर बोलना तक अपराध लगता है। मेरे भीतर इतना शोर है कि मुझे अपना बाहर बोलना तक अपराध लगता है, कि जबकि बाहर ऐसी स्थिति है कि चुप रहे तो गए। मैं आप सबका पुनः हार्दिक इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री विनोद मिश्र जी। मैं एक पैर रखता हूं तो 1000 राहें फूटती हैं, मैं उन सब से होकर गुजर जाना चाहता हूं। 22वां वसुंधरा सम्मान पत्रकारिता और साहित्य की विविध विधाओं में पारंगत बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री लीलाधर मंडलोई जी को प्रदान किया जा रहा है। प्रशस्ति पत्र का वाचन करने के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रही हूं श्री शरद कोकास जी को। लीलाधर मंडलोई जी आज हमारे सम्मान समारोह के केंद्र बिंदु हैं। आप लोगों ने उनका साहित्यिक परिचय तो पढ़ा ही होगा, लेकिन बहुत संक्षेप में उनके साहित्यिक परिचय से इतर उनके पत्रकारिता के जीवन और उनकी उपलब्धियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। छिंदवाड़ा के गांव गुढ़ी में 15 अक्टूबर 1953 को जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा भोपाल में
एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज में हुई। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वे मुझे सीनियर के रूप में मिले और महाविद्यालयीन पत्रिका प्रज्ञा का संपादन उन्होंने किया। वे छात्र संपादक थे। हम मेरी पहली कहानी भी उन्होंने छापी। तो उनका जो कैरियर है वहां से शुरू होता है। और इसके अलावा एक बात और कि आकाशवाणी से भी वे छात्र जीवन से जुड़े थे, पत्रकारिता से जुड़े थे। और आकाशवाणी में हम बच्चों को पहली बार युवावाणी कार्यक्रम में ले जाने का महती कार्य भी लीलाधर मंडलोई जी ने किया। तो इस तरह की यात्रा उनकी चलती रही। उसके बाद 1975 में आकाशवाणी रायपुर से उनका जीवन प्रारंभ हुआ। अंडमान निकोबार में वे रहे और उनका एक लंबा जीवन हमारे साथ है। उनकी कृतियों के बारे में आप जानते ही हैं। मैं प्रशस्ति पत्र का वाचन प्रारंभ करना चाहता हूं। प्रशस्ति पत्र के शीर्ष पर अंकित पंडित देवी प्रसाद चौबे जी की इस छवि को नमन करते हुए मैं वाचन प्रारंभ करता हूं। महात्मा गांधी की परिकल्पना के विनम्र ग्राम सेवक कीर्तिशेष देवी प्रसाद चौबे की पावन स्मृति में स्थापित वसुंधरा सम्मान श्री लीलाधर मंडलोई को समाज सापेक्ष लेखन के लिए प्रदत्त प्रशस्ति पत्र। कीर्तिशेष देवी प्रसाद चौबे ने 49 वर्ष के अपने अल्पकालीन जीवन में किसानों और खेतीहर समाज के उत्थान के लिए अथक संघर्ष किया। पत्रकारिता के माध्यम से ग्रामीण जनजीवन के लोक जागरण के लिए किए गए उनके संघर्ष को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। श्री लीलाधर मंडलोई देश के सुपरिचित कवि, गद्यकार और संपादक हैं। उन्होंने आदिवासी और जनजातीय लोक समाज को गहन सामाजिक दृष्टि और भाषिक वैभव से अपनी रचनाओं में रेखांकित किया है। उनकी रचनाओं में एक तरफ स्थानीयता के गहरे रंग हैं, तो दूसरी तरफ वे वैश्विक विचारिक दृष्टि से भी लैस हैं। ऐसे समय में जब सदियों से अर्जित हमारी सामाजिक परंपराएं अनेक चुनौतियों से जूझ रही हैं, मंडलोई की रचनाएं उन्हें बचा लेने के प्रति उद्यत भी हैं और बेचैन भी। हम उन्हें अत्यंत श्रद्धा एवं गौरव के साथ 22वां वसुंधरा सम्मान प्रदान करते हैं। हम उनके सामाजिक पारिवारिक जीवन की कामना करते हैं। आदर पूर्वक भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य अतिथि सम्मान समारोह। अमरजीत भगत, संस्कृति मंत्री छत्तीसगढ़, अध्यक्ष सम्मान समारोह। दिवाकर मुक्तिबोध, अध्यक्ष निर्णायक समिति। विनोद मिश्र, संयोजक वसुंधरा सम्मान। अरुण श्रीवास्तव, अध्यक्ष आयोजन समिति। रविवार 14 अगस्त 2022 स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की 46वीं पुण्यतिथि। मुख्यमंत्री निवास, रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब मैं अनुरोध करूंगा अतिथियों से कि ये उन्हें प्रदान करें। श्री अरुण श्रीवास्तव जी से निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रशस्ति पत्र प्रदान करें ताकि वे श्री लीलाधर मंडलोई जी को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सकें। मैं माननीय श्री रविंद्र चौबे जी से भी सादर अनुरोध करती हूं कि वे कृपया इस अवसर पर मंच पर उपस्थित होने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से सादर निवेदन है कि शॉल और श्रीफल प्रदान कर
माननीय श्री लीलाधर मंडलोई जी को सम्मानित करें। श्री प्रदीप चौबे जी से सादर निवेदन है। शॉल और श्रीफल प्रदान कर माननीय श्री लीलाधर मंडलोई जी को सम्मानित करें। माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन सम्माननीय श्री रविंद्र चौबे जी से सादर अनुरोध है कि कृपया शॉल और श्रीफल प्रदान कर माननीय श्री लीलाधर मंडलोई जी को सम्मानित करें। समारोह के अध्यक्ष परम सम्मानीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपसे सादर अनुरोध है कि शॉल श्रीफल प्रदान कर माननीय श्री लीलाधर मंडलोई जी को सम्मानित करें और साथ ही सम्मान निधि भी प्रदान करें। आयोजन समिति के अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि हमारे बीच पधारे समारोह के अध्यक्ष माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी का स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रही हूं माननीय श्री लीलाधर मंडलोई जी को। जय जोहार। वसुंधरा सम्मान के मुख्य अतिथि माननीय भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय भगत जी, निर्णायक समिति के अध्यक्ष दिवाकर मुक्तिबोध जी, कृति वसुंधरा के संपादक और संयोजक विनोद मिश्र जी, भाई मुमताज जी, और मंच पर नहीं किंतु अपने आप को एक काव्यात्मक दूरी पर रखते हुए सभागार में उपस्थित माननीय रविंद्र चौबे जी, माननीय प्रदीप चौबे जी और अरुण श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित मदन चौहान जी और मित्रों, दो पंक्तियां याद आ रही हैं। कितने दीवारों दर से गुजरा हूं, कितने दीवारों दर से गुजरा हूं, जहन में मगर शजर अब तक। मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत, चाहे वो साहित्य हो, पत्रकारिता हो या लोक और आदिवासी साहित्य के साथ मेरी वाबस्तगी हो, वो मैंने छत्तीसगढ़ से शुरू की। मैं इस मौके पर कीर्तिशेष देवी प्रसाद जी चौबे की स्मृति को नमन करता हूं। यह सम्मान उस आला इंसान की स्मृति में है जिसका जीवन लोक सेवा और लोक जागरण का अनुपम उदाहरण आज भी है। मित्रों, मैं याद करता हूं कि मैंने रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोपाल से बीए बीएड में अंग्रेजी साहित्य में डिग्री ली और 1976 में आकाशवाणी रायपुर में पदस्थ हुआ। मैंने रायपुर से हिंदी साहित्य में एमए दुर्गा कॉलेज से किया और चंपा देवी रात्रिकालीन महाविद्यालय से पत्रकारिता
की उपाधि ली। यानी साहित्य और पत्रकारिता की चेतना का जो विस्तार है वो सही मायने में छत्तीसगढ़ में हुआ। आकाशवाणी में जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता सीख रहा था, वहां साहित्य में छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अध्ययन मेरा प्रमुख विषय था। मैंने यहां दुर्गा कॉलेज से एमए साहित्य करते हुए मोहन राकेश के नाटकों पर एक शोध प्रबंध लिखा था और वहीं से मेरे जीवन में मुक्तिबोध शामिल हुए। मैंने अविभाजित मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ को जानने की गरज से 1976 से 1982 तक छत्तीसगढ़ की अनेक यात्राएं की, जिसमें बस्तर भी शामिल है। वाचिक वार्तालाप के सत्संग में स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की ग्रामीण पत्रकारिता के बारे में भी पता चला, जो सही मायने में मेरे जीवन में ग्रामीण पत्रकारिता का जैसे पहला उदाहरण था और इस विधा को मैंने गहरे तक जानने की कोशिश की। मुझे याद आता है कि गिरजा शंकर जो वरिष्ठ पत्रकार थे देशबंधु के, उन्हें ग्रामीण पत्रकारिता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। देवी प्रसाद चौबे के सरोकारों में गांधी दर्शन की छवियां थी। खेती किसानी के विकास के उन्नत मुद्दे थे। किसान और खेतिहर मजदूरों के कल्याण के विषयों का पता हमें उनके लोक सेवा के मूल्यों से मिलता है जो उन्होंने लिखा और किया। जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की चेतना और संघर्ष उनके बोलने में और उनके लिखने में मिलता है। ये मैं इसलिए भी जान पाया कि उन दिनों आकाशवाणी में जो लोग आया करते थे उसमें स्वामी आत्मानंद, गोविंद लाल वोरा, मायाराम सुरजन, बबन प्रसाद मिश्र, ललित सुरजन, रमेश नैयर, गिरजा शंकर सहित वरिष्ठ पत्रकार आया करते थे। और इसके अलावा जो लोक चेतना का एक विस्तार हुआ, उसमें श्यामलाल चतुर्वेदी, निरंजन महावर, सतीश जायसवाल, कनक तिवारी जो गांधीवादी विचारधारा के हैं, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद शंकर शुक्ल, कुमार साहू, मतलब ये सारे वरिष्ठ लोग थे जिनसे एक तरह की वाबस्तगी मेरी हुई। और मैंने इन्हें सुनते हुए जीवन में दो काम किए जो मेरे साहित्य की केंद्रीय भावभूमि आज भी है, और वो है लोक और आदिवासी साहित्य में जो उपस्थित मानव संघर्ष हैं उनका नुमाया मेरे लिखे में होता रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लेखक या पत्रकार होने के जो बीज हैं वो इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में मुझे मिले। मैं एक रूपक की तरह याद करना चाहता हूं कि जब आसमान में घटाएं घिर उठती हैं, बारिश के इम्कान होते हैं, तो वो बारिश धरती की तरफ आती है, धरती कभी आकाश की तरफ नहीं जाती। तो ये मान के चलिए कि मैं न जाने कहां कहां से घूम के, जिसमें काला पानी की सजा भी शामिल है जैसा लोग कहते हैं, मैं आपके बीच में यहां हूं जहां से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। बहुत कम लोग जानते हैं कि यहां से मैंने, तेजेंद्र और हरेंद्र कोटिया ने लगातार नाम की एक साहित्यिक पत्रिका शुरू की थी, जिसमें चंद्रकांत देवताले, भगवत रावत, विनोद कुमार शुक्ल से लेके सारे बड़े साहित्यकार पहले ही अंक में छपे थे। और उसका आकल्पन जयंत देशमुख ने किया था, जो इस समय बॉलीवुड में एक बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर हैं। एक और पत्रिका हम लोगों ने शुरू की थी जयंत देशमुख के साथ, उसका नाम सिलसिला हुआ करता था। इसमें थिएटर को लेकर और खास तौर पर छत्तीसगढ़ के थिएटर को लेकर बहुत अच्छी सामग्री छपी थी। उसमें मैंने मोहन राकेश के नाटककार पक्ष पर लिखा था। रायपुर में मेरे गुरु हुआ करते थे विभू कुमार, जो प्रसिद्ध कहानीकार और नाटककार थे। तो इस तरह से मेरी एक साहित्यिक और सांस्कृतिक परवरिश है वो रायपुर में हुई है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर पत्रकारिता की वो शुरुआत, यानी कि साहित्यिक पत्रकारिता की वो शुरुआत अगर रायपुर से ना होती, तो
मैं बाद में जाके टाइम्स ऑफ इंडिया का जो भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान है उसका निदेशक ना होता और ना ही वहां से निकलने वाली पत्रिका नया ज्ञानोदय का 5 बरस तक संपादक होता। मैं आज विश्वरंग का संपादन कर रहा हूं जो रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल की पत्रिका है, और ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में काम करते हुए ये इत्तेफाक नहीं है, ये शायद इस धरती का पुण्य है कि मैं दोनों ही जगह से डायरेक्टर जनरल की पोस्ट से सेवानिवृत्त हुआ। यहां मैंने माधवराव सप्रे, बलदेव प्रसाद मिश्र, पद्मलाल पन्नूलाल बख्शी, श्रीकांत वर्मा, मुकुटधर पांडे, मुक्तिबोध, विनोद कुमार शुक्ल आदि को पढ़ते हुए हिंदी साहित्य की विराट दुनिया में एक बहुत छोटे से लेखक के रूप में प्रवेश किया। अपनी पूरी यात्रा में मैंने सबसे अधिक छत्तीसगढ़ के लोक और नागर साहित्य से सीखा। वसुंधरा सम्मान का ये अवसर सभी के प्रति आभार ज्ञापन का है, खास तौर पर देवी प्रसाद चौबे जी के लिए। उनके लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने उस दौर में लोक जागरण और ग्रामीण पत्रकारिता को अपनाया था। ये बिल्कुल अलग और अलहदा क्षेत्र था। तो 2 पंक्तियां कुछ इस तरह से है कि शकेब अपने तारुफ के लिए ये बात काफी है, शकेब अपने तारुफ के लिए ये बात काफी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। मित्रों, आज ग्रामीण पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत धुंधला है। अब गांवों की चिंता बहुत कम होती है। ये समूचे हिंदुस्तान का एक चित्र है। ये मेरे लिए सुखद है कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में वर्तमान सरकार वनोपज की खरीद का समर्थन मूल्य घोषित कर चुकी है। किसानों को यथार्थ पट्टे देने का जो काम है वो इसी दौर में हुआ है, और धान की प्रजातियों के विकास और पर्यावरण के मुद्दों को भी लेकर वर्तमान सरकार, जिसके मुख्यमंत्री भूपेश जी हैं, बहुत गंभीर है। मुझे लगता है कि ये देवी प्रसाद चौबे जी की जो परंपरा है उस परंपरा का एक विस्तार है। वसुंधरा सम्मान 22 साल से चल रहा है। मेरी स्मृति में कुछ शासकीय पुरस्कारों को छोड़कर ऐसे पुरस्कार ना के बराबर हैं जो लगातार 22 साल से चल रहे हैं। मित्रों, ये एक इतिहास है, और मैं इसके लिए भाई विनोद मिश्र को, जो पिछले 22 साल से इस बहुत बड़े काम का बोझ अपने कंधों पे लिए चल रहे हैं, उन्हें वाकई दिली मुबारकबाद देता हूं। आज दूसरे राज्यों में सरकारें अपने पुरखों के स्मरण में इस तरह प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करती जिस तरह से देवी प्रसाद जी के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार सामने आई है। मैं विनोद मिश्र जी, दिवाकर मुक्तिबोध जी और उनके मित्र समूह का हृदय से स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं इन 2 पंक्तियों के साथ, जिनका अर्थ आप समझ लेंगे। आया है एक शख्स अजब आन बान का, आया है एक शख्स अजब आन बान का, नक्शा बदल गया है पुराने मकान का। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्मानीय श्री लीलाधर मंडलोई जी, आपके उद्बोधन के लिए आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हम सदन को बताना चाहेंगे कि माननीय श्री लीलाधर मंडलोई पूर्व में कबीर, पुष्किन, रजा, नागार्जुन, शमशेर, रामविलास शर्मा जैसे अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। आज आपका सम्मान करते हुए हम सब गर्व का अनुभव कर रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं सादर आमंत्रित कर रही हूं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय श्री विष्णु नागर जी को, सुविख्यात लेखक और पत्रकार। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी और माननीय मंत्री
रविंद्र चौबे जी, मैं इस अवसर पर अपने मित्र लीलाधर मंडलोई को सम्मानित करने का के अवसर पर यहाँ उपस्थित हूँ। ये भी मेरे लिए एक अतिरिक्त खुशी का मौका है। मंडलोई जी को मेरे ख्याल से यहाँ के सभी लोग जानते हैं, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए सभी लोग जानते हैं, मीडिया से जुड़े हुए सभी लोग जानते हैं। तो मंडलोई जी में एक बात जाहिर है कि वो बहुत आराम से जीवन में शुरू किया। एक मजदूर के रूप में, एक बाल मजदूर के रूप में जिस आदमी ने काम करना शुरू किया था, वह दूरदर्शन और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल के रूप में जिसने अपने कार्यकारी जीवन का जो है वो मतलब सरकारी रूप से जो कार्यकारी जीवन उसका अंत किया। और इस रूप में मैंने एक बात देखी उनके कि वो किसी भी पद पर रहे, हम जैसे मित्रों के साथ ही नहीं, दूसरों के साथ भी उनका व्यवहार बहुत सम्मानजनक रहा। और ये एक बहुत अद्भुत बात होती है, क्योंकि मैंने देखा कई लोगों में जो नौकरशाही होती है वो आपकी कमर में अटक जाती है। आपकी कमर कभी सीधी नहीं हो पाती, या सीधी रहती है और कभी टेढ़ी नहीं हो, मतलब झुक नहीं पाते आप। तो ये एक बहुत बड़ी एक व्यक्ति के रूप में उपलब्धि है, और इसीलिए हमारे बीच में एक कवि के रूप में उनका सम्मान है। उन्होंने अपने जीवन के तमाम पहलुओं को लेकर बहुत अच्छा गद्य लिखा, जो शायद जल्दी ही प्रकाशित होने वाला है। उनके अनेक कविता संग्रह हैं, और छत्तीसगढ़ से तो देखिए, जो भी हर व्यक्ति का जो जीवन है उसके जो आरंभिक वर्ष होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वही पूरी जिंदगी में आपका साथ देते हैं। तो इसलिए मंडलोई जी के पूरे व्यक्तित्व में, पूरे लेखन में वो चीज झलकती है, वो कहीं से भी विलुप्त नहीं होती। तो मैं इस अवसर पर सम्मानित जो हुए हैं उन मंडलोई जी का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और देवी प्रसाद चौबे जी की स्मृति को नमन करता हूं। ये इस छत्तीसगढ़ का, जो कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा ही हुआ करता था, ग्रामीण पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने तो हिंदी में ग्रामीण पत्रकारिता नाम की कोई चीज होती है ये देशबंधु अखबार से जाना। तो और उसको उस जमाने का जो सबसे सम्मानित पुरस्कार है, स्टेट्समैन पुरस्कार, वो हासिल हुआ था। और मैं जब नवभारत टाइम्स में काम करता था तो देशबंधु वहां आया करता था, तो मैं देशबंधु में खास तौर पर जो ग्रामीण रिपोर्टिंग है उसको देखा करता था। तो और मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों में, जो आज जो मध्य प्रदेश है, मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश का ही। तो मैंने जैसे नई दुनिया जैसे प्रमुख अखबार है, जो बहुत सचमुच बड़ा अखबार था, उसमें भी ग्रामीण पत्रकारिता पर लगभग कुछ नहीं देखा। कभी कभी कुछ छपता हो तो छपता होगा, और हिंदी पत्रकारिता में मैंने कहीं और ये चीज नहीं देखी जो यहाँ दिखी। तो देवी प्रसाद जी ने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत बड़ा योगदान दिया। ये हमारी पूरी हिंदी पत्रकारिता के लिए बहुत गौरव की बात है। अब अपने मुख्य विषय पर आने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अपने 72 साल के जीवन में यह पहला अवसर है कि जब कोई राजपुरुष के साथ मैं मंच जो है शेयर कर रहा हूं। तो मुझे मैं नहीं कह रहा हूं कि इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे जीवन में ऐसा अवसर आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी मुख्यमंत्री में कितना बात समय है और धैर्य है कि वो हम लोगों को सुनना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर इसी जगह यहाँ की जो दूसरी प्रमुख पार्टी है उसके मुख्यमंत्री हुए होते तो मैं क्षमा मांग लेता। ये मेरी व्यवस्था है। और मैं जो भी कुछ कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आज की दुनिया में तमाम तरह की व्याख्याएं होती है, तमाम तरह के अर्थ निकाले जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ जो भी कुछ कहना चाह रहा हूं, न तो वो कांग्रेस के विचार हैं, न छत्तीसगढ़ सरकार के विचार हैं,
और न ये भूपेश बघेल जी के विचारों से कोई इसका कोई संबंध है। यह शुद्ध रूप से विष्णु नागर के विचार है। इसके लिए विष्णु नागर के अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं इस समय जो परिदृश्य है उससे बहुत विचलित रहा करता हूं कि हमने मैं तो जब छोटा ही था तो 14 साल की उम्र में जब 14 साल का था जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो सचमुच हमें लगता था कि नेहरू जी हमारे चाचा हैं। सचमुच लोग ऐसा मतलब बचपना ही है, लेकिन वो एक लगाव महसूस होता था कि वो हमारे चाचा हैं। और उनकी मृत्यु पर मैं पहला नेता थे जिनकी मृत्यु पर मैं बहुत रोया हूं। लेकिन और हमने देखा कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के इस सरकार के आने से पहले जो भी आया तो कम से कम किसी के मन में किसी तरह का भय नहीं था अपनी बात को कहने के लेकर। नक्सलवादी विचारों के लोगों के सामने जरूर समस्याएं रही हैं, लेकिन जो संविधान के दायरे में बात करने वाले लोग हैं उनको कभी भी किसी भी तरह के भय और डर का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन आज जो है भय आपके सिर पर बैठा हुआ है हमेशा। ये जो है एक भयानक जो है हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी स्थिति है। हमने आपातकाल का समय देखा है और आपातकाल की आलोचना भी खूब हुई है और उस पर लिखा भी काफी गया है और कांग्रेस ने भी उस अपनी गलती को स्वीकार किया। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज की तारीख में उस समय जो जेल गए थे वो भी आप मानते हैं कि ये जो अघोषित आपातकाल है ये सबसे बुरा है। वो तो 2.5 साल 2 साल में खत्म हो गया था, लेकिन ये कब तक चलेगा इसका कोई अंदाज नहीं है। ये सबसे जो है विकट बात है। और इस समय इसमें पूरे समाज, पूरे लोकतंत्र, इवन जिन हिंदुओं का वो झंडा उठाए रहते हैं उन हिंदुओं का कितना नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान होगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है, अत्याचार और अनाचार बढ़ते हैं, आपकी आवाज सुनी नहीं जाती है, तो उसमें हिंदू मुसलमान का कोई फर्क नहीं रहता। वो सब चीजें आपको प्रभावित करती है। और असहमति के प्रति ऐसा अधैर्य तो हमने कभी नहीं देखा भाई। ठीक है, असहमति तो हमारे परिवार की बुनियाद है। जरूरी नहीं कि मेरे बच्चे जो है मुझसे हर बात पर सहमत हो, या मेरे पोते मुझसे हर बात पर सहमत हो, या मेरी पत्नी है मुझसे हर बात पर सहमत होने के लिए बाध्य नहीं है, या मेरा पड़ोसी जो है, या मेरा अभिन्न मित्र मंडलोई जो है, या तमाम हमारे मित्र भी बैठे हैं, वो हमसे 100% सहमत होने के लिए बाध्य नहीं है, और बल्कि 100% असहमत होने के लिए भी बाध्य स्वतंत्र है। तो लेकिन उसके बाद भी जो एक मानवीय गुण होता है उसका हम सब सम्मान हमेशा से करते आए हैं, लेकिन उसका भी लगातार जो है लोप होता जा रहा है। और साहब, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, इस सबके प्रति जो है ऐसी नफरत, ऐसी घृणा, ये भी एक विचित्र बात है। ये लोकतंत्र का आधार है भाई। आप सब जगह जो है सरकारों के खिलाफ असंतोष की कुछ न कुछ आग सुलगती ही रहती है, और उसको व्यक्त करने का अगर संवैधानिक तरीके को भी आप बंद कर देते हैं तो क्या रह जाता है फिर तो एक तानाशाही जैसी स्थिति है, जो किसी देश के लिए, भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए तो बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है। तो आज की तारीख में कोई चीज जो है बची नहीं रही है, किसी चीज को सुरक्षित नहीं रहना चाहिए। कब किसको क्या, कब किस कारण से, किस वजह से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किसके खिलाफ मुकदमा चला दिया जाएगा, किसी का कोई पता नहीं है। कब असहमति के आवाज को किस तरह दबा दिया जाएगा, इसका कहीं कोई अंदाज नहीं है। और दुर्भाग्यपूर्ण दूसरी बात जो हुई है कि हमारे समाज के जो दूसरा जो है अल्पसंख्यक हिस्सा है,
उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी को लगातार अवहेलित किया गया है। इस तरह जो है एक खास तरह से राजनीति को चलाया जा रहा है कि उसके जो निर्णय है या उसकी जो लोकतंत्र में सहमति या असहमति जो है उसके महत्व को खत्म कर दिया गया है। लगातार ऐसी राजनीति चली है कि उसमें हम सब जो है किसी एक बात पर सहमत हो, ताकि हमारा धर्म कुछ हो, हमारा जाति कुछ भी हो, कुछ बातों पर हम सहमत हैं या कुछ लोकतंत्र के मूल्यों को हम मानते हैं, उसमें सबकी सहमति है, तो इस सहमति को जो है खत्म किया गया है। तो हमारा जो राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया में जो हमारा मूल अधिकार है उसमें आपने एक बड़े तबके को जो है उसको बाहर कर दिया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुई। और वो समाज किस तरह की असुरक्षा में आज की तारीख में जी रहा है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं ऐसे बड़े बड़े पदों पर रहे हुए लोगों को जानता हूं जो आज अपने आप को बहुत चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं, उसके बावजूद जो है वो असुरक्षित महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि इस समय आमिर खान की फिल्म पर जो विवाद पैदा किया जा रहा है उसके पीछे असल कारण क्या है? असल कारण फिल्म नहीं है, फिल्म तो बहाना किसी भी चीज का बनाया जा सकता है। और इस समय में हर तरह की नफरत को वैधता मिल गई है। आप अगर नफरत की भाषा बोलते हैं तो आप पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई नहीं पूछेगा। आप देख रहे हैं कि जिन्होंने नफरत की भाषा में नरसंहार तक की बात कही, जिन्होंने कहा कि इनका बलात्कार जो है हम घुसकर जो है बलात्कार करेंगे, उन सब के खिलाफ कुछ नहीं हुआ भी तो उनको जमानत आसानी से मिल गई। लेकिन जिन्होंने सवाल उठाए, प्रश्न उठाए, इन सब चीजों पर जो रोशनी डाली, उन सब के साथ जो है जो व्यवहार हुआ है वो जो है उस व्यवहार की आप कल्पना नहीं कर सकते कि इसके पहले कभी हुआ हो। और भी दूरी बातें हुई हैं कि धर्म और सांप्रदायिकता को एकार्थी बना दिया गया है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक आदमी धार्मिक भी हो सकता है और उसका सांप्रदायिक होना कतई जरूरी नहीं है। मैं जो है अपने आप को नास्तिक मानता हूं, लेकिन मेरी पत्नी पूरी तरह धार्मिक है और लेकिन उनका जो है उनका अपना धार्मिक विश्वास है जिसको वो पूरा भी करती है, लेकिन उनमें वो सांप्रदायिक जो है किसी भी तौर पर नहीं है। और ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं अपनी पत्नी का उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन करोड़ों लोग हैं। मुझे याद आता है कि मेरे एक मित्र जो है 1952 के समय में वो इस पूरे झोंक में आ गए और अचानक वो ऐसी बातें करने लगे जो कि उनके मुंह से सुनना मेरे लिए बहुत सदमे की बात थी। तब उनकी करीब 70 साल उम्र की जो है माँ रही होंगी। तो मैंने कहा कि आप माँ जी ये बताइए कि ये बाबरी मस्जिद का गिरना क्या ठीक हुआ? तो उन्होंने कहा बेटा किसी भी धर्म के धर्म स्थल को तोड़ना अच्छा नहीं है। उसके बाद जो है मेरे पढ़े लिखे मित्र के विचार बदले। तो ये हमारा समाज रहा है और आज भी है। ऐसे इस तरह के विश्वासों के लोग ऐसा नहीं है कि कम हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरह के विश्वासों के लोगों को इस हद तक आगे बढ़ाया जा रहा है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष रुख भी जिसका है उसको भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसके लिए उनका भी मजाक बनाया जाता है, उनके खिलाफ भी जो है एक माहौल बनाने की कोशिश होती है। और अपराध का किस हद तक सांप्रदायिकरण हो चुका है ये आप देख चुके हैं। नुपुर शर्मा ने जो बातें कही उनको कहाँ होना चाहिए आप जानते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने उनके इस सांप्रदायिक रुख को जो है दूसरों के सामने लाया, आर्ट न्यूज के जो मोहम्मद जुबैर ने उनको उस बात को सामने लाया, तो उनके खिलाफ क्या क्या हुआ आप जानते हैं और किस किस तरह हुआ। और अगर जो है बहुत पूरी दुनिया के स्तर पर उनके खिलाफ पक्ष में आवाज नहीं उठती तो आज वो भी जो है किसी जेल की कोठरी में बंद हो। जाने कितने लोग बौद्धिक लोग हैं हमारे जिन्होंने बहुत
बहुत चिंतन किया है, वो सोचा है, समाज की हालत के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, दलित चिंतन के बारे में सोचा है, आज वो सब जो है जेल की सलाखों में जाकर लोग बंद हैं। और भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति है, वो मात्र हिंदू संस्कृति नहीं है। और हिंदू संस्कृति, आप जानते हैं, हिंदू शब्द भी कोई बाहर से ही आया है। और हमारे जीवन में कितनी चीजें घुली मिली हुई है। हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, क्या वो किसी सिर्फ हिंदुओं का बनाया हुआ है? उसमें हमारे बहुत बड़े गायकों का, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमारा मतलब वो पूरा हिंदुस्तानी संगीत है, भारतीय संगीत है भाई। और उसको सब लोगों ने अपनाया है। ये फिल्मी दुनिया की बात कीजिए, मोहम्मद रफी के बिना क्या आप फिल्मी संगीत की कल्पना कर सकते हैं? और इसी तरह तमाम जो है हमारे जो संगीतकार रहे हैं, क्या उन्होंने जो है इस हिंदुस्तानी संगीत से या हिंदुस्तान की जो सांगीतिक परंपरा है उससे बाहर जाकर कुछ काम किया? क्या उसके खिलाफ काम किया? उस संगीत को, उस परंपरा को आगे बढ़ाया भी है। तो ये और कई लेवल पर, चित्रकला की दुनिया में आप देख लीजिए, नृत्य की दुनिया में आप देख लीजिए, कोई दुनिया का ऐसा कोना नहीं है जिसमें कि हमारे सब लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, सब लोगों का योगदान रहा है। स्त्रियों का, पुरुषों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, निम्न वर्ग के लोगों का, उच्च वर्ग के लोगों का, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, तब जाके भारत। और हम आज जो खाते हैं, पीते हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं कि विशुद्ध भारतीय, विशुद्ध हिंदू चीज है। वो जाने कहां से हमारे जो पकवान आए हैं या हमारे जो सब्जियां आए हैं, फल आए हैं, वो जाने कहां से दुनिया के कोनों से हमारे पास आए हैं। और आज से 300 साल पहले जो खाना हम खाते थे, उससे भिन्न तरह का चीज खाते हैं हम। और आज आप देखिए कि हमारे जो खाने में कितनी विविधता आ गई है। आप बाजार में जाइए, कितनी तरह के जो है आपको खाने की चीजें मिलती है। तो जीवन के दूसरे क्षेत्रों में लगातार विविधता बढ़ रही है, लेकिन एक खास तरह की सांप्रदायिक राजनीति जो है वो ये चाहती है कि आप खास तरह के एक सांचे में ढल जाएं, इसमें सोचने विचारने की कोई जगह नहीं रहो। आप जैसे ये इतिहास का मामला है, इतिहास जो है कोई पूर्व निर्धारित तथ्यों के आधार पर आप नहीं ले सकते। वो एक रिसर्च का मामला है, शोध का मामला है। और एक शोधार्थी जो है, विज्ञान में भी होता है कि आप, हमारा एक साइंटिस्ट जो है वो किसी निष्कर्ष पर किसी काल में पहुंचे, लेकिन आगे और शोध हुआ, आगे और जानकारियां मिली, तो उन निर्णयों को बदलना भी पड़ा, उनको चुनौती भी मिली, उनकी कमियां बताएंगे। तो इसी तरह इतिहास भी ऐसी चीज है कि जिसमें लगातार शोध की जरूरत हमेशा बनी रही, नए नए क्षेत्रों में जाने की जरूरत रही। आप ये निर्णय लेके नहीं चल, क्या स्थिति वाकई थी, क्या तथ्य थे। तथ्य से के आधार पर आप अलग अलग निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, लेकिन तथ्य तो बहुत जरूरी है। तथ्यों की पुष्टि के, तथ्यों के बिना जो है इतिहास का कोई मतलब नहीं है। और इस समय जो है बौद्धिकता को जितनी नीची निगाह से देखा जा रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बौद्धिक होना एक हास्यास्पद होना जैसा मान लिया गया है, क्योंकि हमारे जो शासक लोग बैठे हैं उनका जो है बुद्धि से ज्यादातर लोगों का कोई वास्ता नहीं रहा। इवन जिनका है वो भी इनके करीब आने के लिए बुद्धि से अपना साथ छोड़ चुके हैं। और संस्थाएं, तमाम हमारी संवैधानिक संस्थाएं किस तरह नष्ट की जा रही हैं, ये आप देख चुके हैं। इवन हमारी जो है ये सुनना बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट, उसको लेकर जो है खुद वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले वकीलों ने सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने सवाल उठाए हैं कि कुछ केस कुछ खास बेंच को ही दिए जाते हैं और आपको मालूम होता है कि क्या निर्णय आने वाला है। तो अगर ये स्थिति वाकई अगर हमारे सर्वोच्च संस्थान की हो चुकी है, तो आप समझिए कि वो भी कितने दबाव में काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को तो फिर कहना ही क्या है।
मतलब ऐसी तमाम जब संवैधानिक संस्था का कोई अर्थ आज की तारीख में रह नहीं गया है। संविधान की रक्षा जो है वो कोई प्राथमिक काम आज की तारीख में रह नहीं गया। प्रेस की स्वतंत्रता नाम की चीज जो है, कैसे एनडीटीवी अपने आप को बचाया हुआ है, मुझे आश्चर्य होता है। और उसकी कीमत उसको क्या चुकानी पड़ रही है, ये भी कुछ अंदाजा मुझे है आपको ज्यादा अंदाजा है। तो मतलब विज्ञापन जो है, विज्ञापन दाताओं पर प्रेशर डाला गया, दबाव डाला गया कि आप इनको विज्ञापन क्यों दे रहे हैं, विज्ञापन बंद कीजिए आप इनका। तो तमाम विज्ञापन दाताओं का, और फिर एनडीटीवी जो है कितने साल से, साल डेढ़ साल से प्रचार कर रहा है कि भाई आप विज्ञापन दीजिए, बल्कि विज्ञापन दाता सामने नहीं आते। कौन जो है इस सरकार का कोप लेगा। तो आप, और जो असमानता का मुद्दा है, जो आर्थिक सामाजिक असमानता का मुद्दा है, वो पीछे, पूरी तरह पीछे धकेल दिया गया है। उसकी कोई बात ही नहीं करता, असमानता की बात ही नहीं करते। आप हमारे देश में जो अरबपति खरबपति बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब बढ़ते जा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त वाला खाद्यान्न, जो मुफ्त के जिसे कहते हैं, मुफ्त क्या है भाई, ये इसके लिए जो मैं और आप और वो गरीब आदमी भी जो है वो कर देता है उसके लिए। तो मुफ्त तो कुछ नहीं, मुफ्त के सरकार के पास कहीं से ऊपर से आया थोड़ी होता है, या हमारे प्रधानमंत्री या हमारे मंत्री जो है वो अपनी जेब से थोड़ी खर्च कर रहे हैं। तो वो हमारा ही पैसा है जो हमारे ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो लेकिन उससे जो है हमारे, यानी लॉकडाउन में जबकि सारी चीजें बंद थी, तब आपने देखा कि हमारे जो अरबपति थे उनका धन ज्यादा तेजी से बढ़ा था। ऐसी विचित्रता जो है आज तक आपको हमें समझ में नहीं आती कि जब सब कुछ बंद था, सबके लोगों के धंधे चले गए थे, नौकरी चली गई थी, दुकानें बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी, लोग परेशान थे, बेहाल थे, उस जमाने में हमारे जो अरबपतियों की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। तो उनकी संपत्ति, हमारे अरबपतियों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। दुनिया के हम पूंजीपतियों में, बड़े बड़े लोगों में, पैसे वाले लोगों में हमारे यहाँ के लोगों के नाम आते हैं। और उतना ही ये हमको पता चलता है कि उतनी ही गरीबी हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। तो ये असमानता का मुद्दा जो है, अगर लोकतंत्र में इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, ये आपकी चिंता का विषय नहीं रहता है, तो आप आने वाले वर्षों में किस तरह के असंतोष का सामना करने वाले हैं, किस तरह के असुरक्षा का सामना करने वाले हैं, इसकी कल्पना आज हम जो तुलनात्मक रूप से सुरक्षित लोग हैं उसकी आज कल्पना नहीं कर सकते। उसके सामने सारा हिंदुत्व और सब कुछ धरा रह जाएगा। तो इस ऐसी स्थिति को लोकतंत्र में न लाने दीजिए। और ये कहने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये देश ऐसे रास्ते पे चल सके, चलने की कुव्वत पैदा कर सके, और 2024 में हम ऐसे, हमारी जनता इतनी जागरूक हो सके कि जो कुछ देखे। एक और मुश्किल, आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि एक मुश्किल ये हो गई कि हमारा जो जागरूक तबका है वो तो काफी घुटन महसूस कर रहा है, लेकिन वो घुटन जो है, जो सबसे पीड़ित तबके हैं, उससे उसका कोई संबंध नहीं जुड़ पा रहा है। ये एक बड़ी त्रासदी है कि जो प्रियदर्शन जी जिस घुटन को महसूस करते हैं, उस घुटन को जो सबसे गरीब आदमी है, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, वो महसूस नहीं कर पा रहा। ये एक विचित्र स्थिति हमारे समाज में। वो 5 किलो अनाज लेके समझता है कि सरकार ने जो है, सरकार हमारे माई बाप है, उसने हमें बचा लिया। तो ये जो एक समाज में एक तक सामंती समझ जो है, वो एक हमारे समाज में अभी भी बनी हुई है। उससे लगता है कि सरकार जो है हम पर कृपा कर रही है, उसने हमको बचा लिया। बचा नहीं लिया भैया, ये उसका कर्तव्य है कि ऐसी मुश्किल में आपकी सहायता और अधिक करती, और की है दुनिया की सरकारों ने, अमेरिका ने की, दूसरे देशों की सरकारों ने की, जहां के लोग इतनी बुरी हालत में नहीं है। तो ये सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है और उसको नहीं निभाते। तो ये बहुत, मैं संक्षेप में ही बात कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ मैंने पॉइंट्स ही रखे हैं, क्योंकि बहुत समय भी हमारे पास नहीं है। मुख्यमंत्री जी और दूसरी व्यवस्थाएं भी होती हैं, और ज्यादा विस्तार से कहने से कोई
बात का जो है कोई बहुत अर्थ निकल जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो मैंने अपने कुछ बिंदुओं में अपनी बात रखने की कोशिश की है। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि कोई भाई, कोई पत्रकार जो है, इसका अर्थ जो भी कुछ कहा है वो विष्णु नागर ने कहा है। विष्णु नागर उसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। मैं ये बात फिर स्पष्ट करूं, क्योंकि आज मैं दिल्ली में देखता हूं कि किसी भी बात का कोई भी अर्थ लगाया जा सकता है। तो अगर ये रायपुर में अगर नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, और होता है तो मेरी इस चेतावनी को ध्यान रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय विष्णु नागर जी, आपके निर्भीक साहसी उद्बोधन के लिए आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आज अरबपति खरबपति बढ़ रहे हैं और धार्मिक असमानता बढ़ रही है। शायद इसीलिए दुष्यंत जी ने लिखा है कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। अब मैं उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रही हूं हमारे आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी को। वसुंधरा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, इस कार्यक्रम में जिनको वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, आदरणीय लेखक एवं संपादक लीलाधर मंडलोई जी, आज के प्रमुख वक्ता सुप्रसिद्ध लेखक और पत्रकार आदरणीय विष्णु नागर जी, हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ और कृषि मंत्री माननीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आयोजन समिति के भाई दिवाकर मुक्तिबोध जी, आदरणीय वीके श्रे जी, राम गोपाल अग्रवाल जी, सुशील त्रिवेदी जी, आदरणीय श्री रमेश नैयर साहब, रमेश चंद्र मिश्र जी, रमेंद्र मिश्र जी, आदरणीय भाई ज्ञानेश शर्मा जी, क्रिश पंकज जी, आदरणीय मदन चौहान जी पद्मश्री, कबीर बंधु, पद्मश्री भारती बंधु जी, और चौबे परिवार के सभी शुभचिंतक, उनके मित्रगण, सभी साहित्यकार, कवि, लेखक, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं कि हर वर्ष आज के दिन मुख्यमंत्री निवास में आयोजन होते आ रहा है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि इतने रचनाकार, पत्रकार, साहित्यकारों को इस सम्मान से जोड़ करके सबको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है, बुलाया जाता है। मैं चौबे परिवार को भी बहुत बधाई देता हूं कि यह अवसर आप लोगों ने लोगों को दिया है कि हम सब आकर के आदरणीय बाबूजी को नमन कर सके, उनको प्रणाम कर सके। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद। सम्माननीय संस्कृति मंत्री महोदय, आपके उद्बोधन के लिए आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन है कि वे लोक जागरण की पत्रिका कृति वसुंधरा और कला साहित्य एवं संस्कृति की पत्रिका कृति बहुमत के अगस्त अंक का लोकार्पण करें। मैं मंच पर बुला रही हूं संपादक विनोद मिश्र, प्रबंध संपादक अरुण श्रीवास्तव और प्रकाशक श्री मुमताज जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस अवसर पर श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के सामाजिक फोल्डर का भी लोकार्पण कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अत्यंत आदर और सम्मान के साथ अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी को सादर आमंत्रित कर रही हूं आपके उद्बोधन के लिए। वो तो कर लिया, हो गया ना? बैठो, बुरा। वसुंधरा सम्मान समारोह में उपस्थित आदरणीय भाई अमरजीत भगत जी, कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष, जिनका सम्मान हुआ आदरणीय लीलाधर मंडलोई जी, और प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय विष्णु नागर जी और मदन चौहान जी, और हमारे कबीर के गायक भारती बंधु जी, और जिन लोगों को मैं सुनते पढ़ते देखते उनके साथ चलते हुए यहां तक पहुंचा, वो बहुत सारे चेहरे सामने बैठे। मैं सबको नमन करता हूं। मंडलोई जी को हम लोग 75-76 में जब हम लोग हाई स्कूल में थे तब रेडियो में सुना करते थे, तब मुझे पता नहीं था कि मुख्यमंत्री निवास में उनका सम्मान करना होगा। वो दौर था जब टेलीविजन आया हुआ था, लेकिन रेडियो की प्रसिद्धि उस समय चरम पर थी, और तब अनिवार्य रूप से लोग रेडियो सुनते थे। उसी से सुबह होती थी और उसी के साथ रात विश्राम जाने से पहले लोग रेडियो सुना करते थे। वो दौर था। तो उस समय अब रेडियो में कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, इतने सारे टेलीविजन आ गए, कौन एंकर है किसी को पता नहीं। लेकिन मंडलोई जी का जो दौर था उसमें सबको मालूम है, जिन लोगों ने रेडियो सुना उस दौर में, उस सबको याद है कि मंडलोई जी उस समय दूरदर्शन हमारे रायपुर आकाशवाणी में उनका कार्यक्रम होता था एक साहित्यकार के रूप में। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुक्ति बोध जी और उसकी पूरी टीम को कि हर साल जब भी किसी पत्रकार या साहित्यकार का जब चयन करते हैं तो लगता है इस समय सच में बहुत बढ़िया चयन हुआ है। इस साल जब भी मंडलोई जी का नाम आया तब भी लगा कि बहुत अच्छा उत्कृष्ट चयन हुआ है। अब अगले का इंतजार रहेगा कि इसका चयन होता है। पिछले 22 साल से यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसके नाम से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई कीर्तिशेष देवी प्रसाद चौबे, जो ग्रामीण पत्रकारिता, ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में ग्राम्य जीवन से ही उनका परिचय रहा। वो दौर था जब महात्मा गांधी का प्रभाव पूरे देश में था और ग्रामीण अंचलों में जो भी सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते उन पर विशेष रूप से उनके जीवन में प्रभाव पड़ा। और वही बातें देवी प्रसाद चौबे जी में हम लोग सब देखते हैं, जो गांव में वो चाहते थे, जो उन्होंने किया, समाज सुधार के क्षेत्र में जो उन्होंने किया, वो सब बातें आज जब हम विष्णु नागर जी को सुन रहे थे तो जो बातें आप कह रहे थे वो लड़ाई देवी प्रसाद चौबे जी लड़ चुके हैं। उस समय वो लड़ाई थी। उनके यहाँ जो मंदिर है, बलि प्रथा सभी जानते हैं। उस समय बलि प्रथा का विरोध भी हुआ, बहुत लोग आज भी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन देवी प्रसाद चौबे जी ने कहा कि बकरे की जान क्यों लेते हो,
यदि बलि देना है तो मेरा दीजिए, और दरवाजे में खड़े हो गए। और उस दिन से वहां के मंदिर में बलि प्रथा बंद हो गई। विचारों के प्रति दृढ़ता, आज वो कमिटमेंट हमारे में दिखाई नहीं पड़ता। यदि विचारों में दृढ़ता होती, और जिन बुद्धिजीवियों की बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो जिन वर्गों से जुड़ना चाहिए हमारे बौद्धिक लोगों को, उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं, उसकी आवाज नहीं बन पा रहे हैं, और उसी कारण से वो अलग थलग हो गए हैं। विचारों की असहमति तो इस देश की परंपरा रही है, कि आज की बात नहीं है। आप वैदिक काल से देखेंगे तो उसका विरोध बुद्ध और महावीर ने किया, और बुद्ध महावीर ने जो स्थापित किया उसका विरोध शंकराचार्य ने किया, और शंकराचार्य ने जो चीज स्थापित किया वो सारे भक्ति मार्ग के जो संत हैं उन्होंने किया। आप देख लीजिए, पूरा यज्ञ हवन का विरोध उस समय हुआ, आज यज्ञ आज भी चल रहा है। इस बात का हमें संतोष और खुशी भी है कि जो सभी युगों के जो जो स्थापित परंपराएं हैं, आज उन परंपराओं को हम जी रहे हैं। यज्ञ हवन आज भी हो रहा है। निराकार निर्गुण ब्रह्म की बात, या बुद्ध की, या नास्तिकता कहें, वो सब चीज आज भी विद्यमान है। उसके बाद निराकार ब्रह्म की बात है, वो भी स्थापित है, आज भी है। भक्ति कालीन जो संत महात्माओं ने स्थापित किया वो आज भी है। और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस का वो भी, और विवेकानंद जी का वो सिद्धांत कि सभी धर्मों से किसी भी मार्ग से निकल के चाहिए। शिकागो का भाषण आप लोग बेहतर जानते हैं, वो किसी मार्ग से भी नदी निकले, वो जाना समुद्र में है। आप किसी पंथ से, किसी रास्ते से, किसी तंत्र से आप पूजा प्रार्थना करें, आप उसी एक ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ये बात भी कहने की साहस यदि किसी में रहा, वो अंग्रेज के शासन काल में वो भारत में हुआ, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा। तो असहमति और सहमति की लड़ाई तो इस देश की परंपरा रही है। आज जो परिस्थिति है अघोषित आपातकाल की, इंदिरा जी की कई लोग आलोचना करते हैं, लेकिन उस महिला में साहस तो था, उन्होंने घोषित रूप से आपातकाल लगाया। और इसके लिए केवल इंदिरा जी जिम्मेदार नहीं थी, इसके लिए उतना ही दोषी विपक्ष के लोग भी थे। क्या एक आदमी के भूख हड़ताल में बैठने से गुजरात जैसे सरकार का, जो चुनी हुई सरकार को हटा दे? ये केवल ये साहस उस सम्मान के कारण से इंदिरा जी ने किया था। तो क्या ये दोष केवल इंदिरा जी का था? इस आपातकाल लगाने में उतना ही दोष जेपी की भी रहा, मोरारजी देसाई का भी रहा, तमाम विपक्षी दलों का भी रहा है। इससे हम बच नहीं सकते। केवल एक पक्ष की बात करेंगे तो वो दोषपूर्ण होगा। उस परिस्थिति को पैदा करने वाले लोग भी दूसरे पक्ष के लोग थे। तो जितना दोष यदि इंदिरा जी को देते हैं या कांग्रेस को देते हैं, उतना विपक्ष का भी दोष है। ये मैं कहना चाहता हूं। उस परिस्थिति को पैदा करने वाले कौन थे, इस बात को आपको समझना होगा। आज यदि अघोषित आपातकाल है, तो ये परिस्थिति पैदा करने में भी जो चुप हैं आज, उनका भी उतना ही दोष है। ठीक है, एक आदमी यदि विरोध करता है तो उसके समर्थन में कितने लोग खड़े हो पा रहे हैं, कितनी आवाजें बुलंद हो रही है। असहमति का सम्मान इस देश में रहा है। असहमति को कुचलने की परंपरा ये जर्मन का हो सकता है, इटली का हो सकता है, दूसरे देशों का हो सकता है। असहमति का सम्मान यहाँ की जड़ों में है, यहाँ के कण कण में है, और उसको हमको स्वीकार करना होगा, और उसके हिसाब से हमको अपनी रणनीति और अपने कार्यक्रम बनाने होंगे। तो आदरणीय साथियों, आज बहुत अच्छे विचार मंडलोई जी के भी, बहुत अच्छे विष्णु नागर जी ने बातें कही, समसामयिक है। और आज जो परिस्थिति है, उन्होंने, विष्णु नागर जी ने जो बातें कही है, आज हमको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो वर्तमान जो पीढ़ी बैठी हुई है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? जो चुप रहते हैं, जो निष्पक्ष रहने की कोशिश करते हैं। महाभारत में बलराम को बख्शा नहीं गया, उनका भी दोष था कि वो पलायन कर गए। तो आज पलायन नहीं करना है,
कृष्ण की तरह, अर्जुन की तरह लड़ाई लड़ने का वक्त है और हम सबको तैयारी करनी चाहिए। हम यदि उस लड़ाई से दूर हो जाएं, आज मैं यदि कोई कपड़ा पहनता हूं, देखता हूं कोई इसमें कोई सांप्रदायिकता तो नहीं देखेंगे लोग। यदि थिएटर में जाता हूं तो देखता हूं तो उसमें यदि उस थिएटर में मेरी इच्छा है पिक्चर देखने की, लेकिन ये सोचेंगे यदि आमिर खान के पिक्चर देखने भूपेश बघेल जाएगा तो समझ लो किसका समर्थन कर रहा है। आज हम किस में बट गए हैं? क्या ये हमारी पहचान है? अरे जिसकी इतनी परंपराएं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कहने वाले लोग हैं, अयम निजा करो मेति की बात करने वाले लोग हैं, जिसके सांसद में लिखा गया है, जिसमें मैं और तू है, ये भेद करना भी हमारे धर्म शास्त्रों में इसे स्वीकार नहीं किया है। और हम किस संकीर्णता में जा रहे हैं, और इतने उच्च विचार लेकिन व्यवहार उतना ही निम्न। विचार तो यह है कि मानव मानव एक समान समझना है, मानव मानव में कोई भेद नहीं करना है, लेकिन आज हम कुत्ते बिल्ली को गोद में उठा लेते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के कोई व्यक्ति हो तो उसे दूर बिठाते हैं, उसके साथ खाना नहीं खा सकते, उसके घर में पानी नहीं पी सकते। ये आज भी है हमारे समाज का सबसे बड़ा कलंक। केवल हिंदुस्तान में, दूसरे देशों में नहीं है। ये देश के आजादी के 75 साल भी इस कलंक को लेके हम लोग चल रहे हैं और कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। ये दुनिया में किसी देश में नहीं कहा गया, केवल हमारे देश में कहा गया है। विचार तो बहुत ऊंचे, लेकिन आपका व्यवहार उतना ही नीचे। ये जो विसंगति है उसे दूर करना है, और यही रास्ता महात्मा गांधी का रास्ता है। जो कहते थे वो करते थे। कथनी और करनी में जब तक अंतर होगा तब तक के समाज में इस प्रकार की स्थिति निर्मित होगी। और मैं समझता हूं कि गांधी जी के सच्चे शिष्य के रूप में हम देवी प्रसाद चौबे जी को देखते हैं, जो ग्रामीण भारत की बात करते थे, ग्राम स्वराज्य की बात करते थे, गांव समाज में सुधार की बात करते थे। वो एक सच्चे सिपाही थे। और पत्रकारिता क्षेत्र में गांधी जी ने भी पत्रकारिता की, तिलक जी ने पत्रकारिता की, नेहरू जी ने पत्रकारिता की। कितने महापुरुष हैं उस दौर में, जितने भी बड़े हम नेता निकाल के देखें, या तो वकील रहे हैं या पत्रकारिता किए, और उसकी सजा भी पाई। तो आज विचारों में सबसे बड़ी गलती क्या हुई है? ये जितने भी साहित्यकार हैं, कलमकार हैं, लेखक हैं, उसका सम्मान में समाज में कमी क्यों होगी? उसका समाज व्यक्तिगत रूप से उसका समाज में सम्मान की कोई कमी नहीं, लेकिन आजकल ये मोबाइल जो आ गया है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसके जो छात्र छात्राएं हैं वो बहुत मुश्किल करते हैं, सब लिखना शुरू कर दिए हैं। और इस कारण से वास्तविक उनसे जो लेखक है, जो चिंतक है, उसके विचार गुम हो गए हैं। वो विचार आ ही नहीं पा रहे हैं, और वो फिर कुछ लोगों के हाथ में आ गया है। सुबह आपके दिमाग में क्या डाला जाएगा वो पहले से रात में तय हो जाता है कि आज आपके दिमाग में कौन से बीज डालना है और उसको किस प्रकार से डेवलप करना, दोपहर तक कितना बढ़ेगा, शाम होते होते क्या स्थिति हो गया, और रात होते होते उसका विस्तार कितना होगा। ये आज और उसका मुकाबला करना है तो उसका मुकाबला आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आपको लड़ाई लड़नी होगी, और उस लड़ाई के लिए बहुत ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है। ये तो बौद्धिक सभा है, सबसे बड़ी सभा मैं समझता हूं। और यहीं से यदि शुरुआत विष्णु नागर जी ने जो कही है, मंडलोई जी ने जो बात कही है, उसी के लेकर हम लोग आगे बढ़ें तो जो हमारा हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान ही बना रहेगा और आगे देश और दुनिया को मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः कीर्तिशेष देवी प्रसाद चौबे जी को नमन करते हुए मंडलोई जी को बहुत बधाई और शुभकामना देते हूँ। शेष जीवन आपका उसी प्रकार से आप स्वस्थ भी रहें और सताई हों, और इसी प्रकार से समाज के लिए जैसे पहले करते रहे उसी प्रकार से योगदान देते रहें। विष्णु नागर जी ने जो एक बात कही, 72 साल में पहली बार मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे हैं ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस मुख्यमंत्री निवास को, मेरे मुख्यमंत्री रहते ही मुख्यमंत्री निवास में आना स्वीकार किया और सभा
में आना स्वीकार किया, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं दोनों महापुरुषों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए कि आपने आना स्वीकार किया और आपके शेष जीवन भी कोरोना काल है और कोरोना काल में बच के रहना ही एक बड़ी उपलब्धि है। तो बचत, आप तो वैसे पुराना घी खाए शरीर है, इस कारण से इस समय भी स्वस्थ हैं, नहीं तो आजकल डालडा माडल में फिर आप सब देख रहे हैं क्या स्थिति बनती है। तो आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और इसी प्रकार के समाज को मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप दोनों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, साथ ही जो पूर्व में जिनका सम्मान हुआ, नैयर साहब और सब साथी त्रिवेदी जी सब उपस्थित हैं, मैं उनका भी मुख्यमंत्री निवास में स्वागत और अभिनंदन करते हुए, बीके श्रेय साहब भी आए, वो केवल लिखते ही हैं, इतनी पुस्तकें वो छाप चुके हैं, जब भी मिलते एक नई पुस्तक मुझे थमा देते हैं। तो बहुत सारे हमारे सब साथी आए हैं, गिरीश पंकज जी भी सब साथी उपस्थित हैं। बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पाया, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन पुनः मुख्यमंत्री निवास में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी के ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जैसा आपने कहा, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो अब अंत में आभार प्रदर्शन के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रही हूं श्री मुमताज जी को। साथियों, हेलो, संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, चतुर्भुज मेमोरियल और वसुंधरा के संयुक्त आयोजन में के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। चौबे परिवार की ओर से, आयोजन समिति की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्षता कर रहे अमरजीत भगत जी का और विष्णु नागर जी का। आज के केंद्र बिंदु हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि लीलाधर मंडलोई जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। और मैं 4 पंक्तियां मंच की ओर से और आपकी ओर से उन्हें प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये झुग्गियां तो गरीबों की खानकाहें हैं, कलंदरी यहाँ पलने के बाद आती है, गुलाब ऐसे ही थोड़ी गुलाब होता है, ये बात कांटों पे चलने के बाद आती है। साथियों, मंडलोई जी के हम साक्षी हैं संघर्ष के दिनों के। मैं आभार व्यक्त करता हूँ भारती बंधु जी का, मदन चौहान जी का, सभागार में बैठे हमारे प्रथम वसुंधरा सम्मान से सम्मानित रमेश नैयर जी का, गिरीश पंकज जी का, बीके श्रेय जी का, बाकी मुख्यमंत्री जी ने सबके नाम ले ही लिए हैं। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एनडीटीवी के प्रियदर्शन जी बैठे हुए हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, आप सुरुचि भोजन के लिए आमंत्रित हैं, आपका बहुत बहुत आभार, इस अपेक्षा के साथ कि आपकी उपस्थिति हमें पुनः मिलेगी। धन्यवाद जी। हाँ, मैंने कहा सुरुचि भोजन के लिए सभी आमंत्रित हैं जी। जी धन्यवाद। अच्छा, वहाँ चले सीधे। उनकी गाड़ी में डलवाना है, ध्यान देना। हाँ, क्या नाम है उनका?